एक ऐसी लड़की जो अपने एग्जाम से इतना डर गई कि एग्जाम छोड़कर स्कूल से ही भाग गई, लेकिन अगले ही पल वो सीधा 600 साल पुराने जोसोन साम्राज्य में पहुंच गई, जहां लोग उसे स्वर्ग की भेजी हुई देवी मान बैठे। राजा उसे कभी जासूस समझकर मारना चाहता है तो कभी उसी से अपना राज्य बचाने की उम्मीद लगाने लगता है। एक ऐसी लड़की जो अपनी क्लास में सबसे कमजोर थी, लेकिन पास्ट में पहुंचते ही वो पूरे राज्य की सबसे बड़ी जीनियस बन गई और फिर इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक उससे प्यार कर बैठा। तो आज हम देखने वाले हैं स्प्लैश स्प्लैश लव की पूरी कहानी को। तो चलिए देखते हैं ये दिल छू लेने वाली टाइम ट्रैवल, रोमांस और इमोशन से भरी कहानी। दानवी एक हाई स्कूल की सीनियर स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाई के मामले में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसका सबसे कमजोर सब्जेक्ट मैथ्स है और वो अक्सर क्लास में ही सो जाती है। एक दिन टीचर उसे बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करे। टीचर गुस्से में पूरी क्लास के सामने उसे डांट देते हैं। आखिर अगले ही दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है। हालांकि दानवी को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। किसी भी गाने की बस कुछ सेकंड की धुन सुनकर वो तुरंत बता सकती है कि उसे कौन सा सिंगर गा रहा है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, अगर यही टैलेंट तुम मैथ्स में लगाती तो अब तक जीनियस बन चुकी होती। इतना कहकर उसकी माँ टीवी पर अपना पसंदीदा हिस्टोरिकल ड्रामा लगा देती है, जिससे दानवी और भी चिढ़ जाती है। माँ की रोज रोज की डांट से परेशान होकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ खाने के लिए बाहर निकल जाती है ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन उसकी फ्रेंड भी बहुत टेंशन में होती है। उसे डर था कि अगर कल का एग्जाम खराब हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दानवी को समझ ही नहीं आता कि आखिर एक ही एग्जाम किसी इंसान की पूरी जिंदगी कैसे तय कर सकता है। फिर भी वो मन ही मन बस यही दुआ करती है कि काश वो कहीं गायब हो जाए। अगली सुबह दानवी की आंख देर से खुलती है और वो जल्दी जल्दी घर से निकलने लगती है। उसकी माँ उसके बैग में नाश्ता रखने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि बैग पहले से ही तरह तरह के स्नैक्स से भरा हुआ है। दानवी हंसते हुए कहती है, ये मेरा सीक्रेट स्ट्रेस रिलीफ है। उसकी माँ फिर भी जबरदस्ती नाश्ता बैग में रख देती है और बार बार कहती रहती है, चलो तुम कर लोगी, बस अपना बेस्ट देना। लेकिन सच कहें तो ये बातें दानवी का हौसला बढ़ाने की जगह उसे और ज्यादा टेंशन दे देती है। रास्ते भर वो आखिरी मिनट तक पढ़ाई दोहराती रहती है और आखिरकार एग्जाम सेंटर पहुंच जाती है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। वो अपनी छतरी बस में ही भूल आती है और तेज बारिश में भीगते हुए स्कूल की तरफ दौड़ने लगती है। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंचती है, अचानक उसे जबरदस्त घबराहट होने लगती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं फेल हो गई तो। डर इतना बढ़ जाता है कि वो एग्जाम देने की बजाय वहां से भाग जाती है और पास के एक पार्क में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, तुम अभी तक एग्जाम देने क्यों नहीं आई? लेकिन दानवी कोई जवाब नहीं देती। वो बस आंखें बंद करके धीरे से दुआ करती है, प्लीज बस इस एक बार मुझे कहीं गायब कर दो। तभी दूर से अचानक ढोल की एक गहरी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते करते वो एक छोटे से पानी के गड्ढे तक पहुंचती है। जैसे ही वो अपना पैर उसमें रखती है, उसे एहसास होता है कि उस गड्ढे का कोई तल ही नहीं है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे और किसी बड़े सेरेमोनी जैसी रस्म कर रहे थे। कहा जा रहा था कि इस राज्य में पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी और पूरा देश बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। जब सबको लगने लगा कि बारिश की ये रस्म भी नाकाम हो गई, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ये देखकर हाई प्रीस्ट खुशी से चिल्लाया, स्वर्ग ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अब जोसोन पर आखिरकार बारिश होगी। उधर दानवी बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में कूद जाती है, लेकिन मरने की बजाय वो एक बहुत बड़े पानी के घड़े से बाहर निकलती है और चमत्कारी तरीके से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। चारों तरफ देखकर वो हैरानी से पूछती है, क्या यहाँ किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है? उसकी अजीब हरकत देखकर राजा चौंक जाता है और चिल्लाता है, तू इंसान है या कोई राक्षस? घबराकर दानवी तुरंत बोल पड़ती है, मैं तो बस एक हाई स्कूल की सीनियर स्टूडेंट हूँ। लेकिन राजा उसकी बात गलत सुन लेता है और उसे किसी पुरुष हत्यारे का साथी समझ बैठता है। वो तुरंत अपने सैनिकों को तलवारें निकालने और उसे चारों तरफ से घेर लेने का आदेश दे देता है। जब एक तलवार उसके हाथ पर हल्का सा कट लगा देती है, तब दानवी को यकीन हो जाता है, ये सपना नहीं है, मैं सच में टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गई हूँ। तभी हाई प्रीस्ट दौड़ता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, रुको, ये स्वर्ग की भेजी हुई देवी है जो इस सूखे का अंत करने आई है। ये सुनते ही दानवी को पिछली रात देखा हुआ हिस्टोरिकल ड्रामा याद आ जाता है। वो तुरंत मौका देखकर दोनों हाथ ऊपर उठाती है और जोर से कहती है, बारिश होने दो। उसकी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसके शब्द दोहराने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग दोबारा सिर उठाकर देखते हैं, दानवी वहाँ से चुपचाप भाग चुकी होती है। वो जल्दी से एक मंत्री के कपड़े पहनकर अपना भेष बदल लेती है, लेकिन किस्मत ऐसी होती है कि भेष बदलने के बाद भी वो सीधे राजदरबार की सुबह वाली सभा में पहुंच जाती है। राजा सबके सामने ऐलान करता है कि अब वो अंधविश्वास के भरोसे नहीं बैठेगा। इस संकट से अपने देश
को बचाने के लिए वो साइंस और मैथ्स का सहारा लेगा। ये सुनते ही एक मंत्री तुरंत विरोध करने लगता है। उसका कहना था कि ऐसा करना भगवान का अपमान है और इससे पूरे राज्य पर और भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो कहता है कि ये सूखा स्वर्ग की सजा है और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राजा और रानी को अपना विवाह पूरी तरह स्वीकार करना होगा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। वो मंत्री दरअसल रानी का पिता था और चुपके चुपके खुद सत्ता हथियाने की साजिश रच रहा था। उधर जब सबकी नजरें राजा और मंत्री पर थीं, तभी दानवी चुपचाप सभा से निकलकर अपना मोबाइल ढूंढने चली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर से पकड़ी जाती है। राजा के आने का इंतजार करते हुए दानवी सोचती है कि शायद अगर यहाँ बारिश हो जाए तो वो अपने समय में वापस लौट सके, लेकिन राजा बताता है कि इस राज्य में पिछले 3 सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। ये सुनकर दानवी के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक एक तलवार उसकी गर्दन पर आ टिकती है। राजा उसके अजीब कपड़ों को ध्यान से देखता है और फैसला करता है कि वो किसी दुश्मन राज्य की जासूस है, इसलिए वो तुरंत उसे मौत की सजा देने का आदेश दे देता है। घबराकर दानवी जोर से चिल्लाती है, मैं भविष्य से आई एक स्टूडेंट हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। वो इतिहास की बातें बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिर में मजबूर होकर वो बोल देती है, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। ये सुनकर राजा की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो दानवी को पाइथागोरस थ्योरम का एक सवाल देता है और कहता है कि इसे हल करने के लिए उसके पास 2 दिन का समय है। शुरुआत में दानवी पुराने जमाने की लिखावट देखकर पूरी तरह उलझ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है, वो सिर्फ 5 सेकंड में उसका जवाब निकाल देती है। राजा हैरान रह जाता है। आखिर उसके राज्य के 6 सबसे बड़े विद्वान भी इस सवाल को हल नहीं कर पाए थे। राजा वादा करता है कि अगर दानवी उसे मैथ्स सिखाएगी तो वो उसे आजाद कर देगा। इतना ही नहीं, इनाम में एक सोने की ईंट देने का भी वादा करता है। ये सुनकर दानवी वहीं की वहीं जम जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। बस 2 घंटे पहले तक वो अपनी क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट थी और अब वो पूरे जोसॉन की सबसे होशियार इंसान बन चुकी थी। सच ही कहते हैं, ज्ञान इंसान की किस्मत बदल सकता है। उस दिन के बाद दानवी राजा के निजी सेवक का भेष बनाकर उसे मैथ्स पढ़ाने लगती है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि राजा को अरबी अंक तक नहीं आते, इसलिए वो उसे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना शुरू करती है। पहले गिनती, फिर जोड़ घटाना और उसके बाद गुणा। राजा चाहे बगीचे में टहल रहा हो या राज दरबार की मीटिंग में बैठा हो, हर जगह पूरे जोश के साथ मैथ्स सीखता रहता है। लेकिन दानवी की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे रोज बहुत कम नींद मिलती, सुबह सुबह उठकर पढ़ाना पड़ता और कई बार तो आराम से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच एक मजेदार मैथ्स मुकाबला होने वाला था। पीछे म्यूजिक तेज होने लगता है और माहौल में जबरदस्त तनाव भर जाता है। आखिरकार राजा एक सवाल का गलत जवाब दे देता है। दानवी बिना एक पल गंवाए उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत मार देती है। ये देखकर महल के सैनिक दौड़ते हुए अंदर आते हैं। उन्हें लगा कि इस बदतमीज लड़की ने राजा पर हाथ उठा दिया है, इसलिए वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन राजा खुद उन्हें रोक देता है। अब उसके अंदर जीतने का जबरदस्त जुनून जाग चुका था। अगले राउंड में राजा दानवी की एक गलती पकड़ लेता है। वो हंसते हुए मजाक में कहता है, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा था उसी हाथ को कटवा दूंगा। तभी अचानक रानी वहाँ आ जाती है। दोनों जल्दी जल्दी सारे मैथ्स के कागज छिपा देते हैं और ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे वो म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे हों। दोपहर के खाने के समय राजा देखता है कि दानवी कई घंटों से भूखी है। वो उसे अपने साथ खाना खाने का न्योता देता है, लेकिन दानवी को महल का खाना बिल्कुल फीका लगता है, इसलिए वो राजा को रसोई में ले जाती है और अपने बैग में रखे सामान से मसालेदार राइस केक बनाती है। शुरुआत में राजा आम लोगों के खाने को बहुत छोटा समझता है, लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला खाता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दानवी को लगा कि शायद राजा इतनी तीखी चीज नहीं खा पाएगा, इसलिए वो तुरंत उसे पानी का गिलास पकड़ा देती है, लेकिन राजा अपनी शान में कहता है, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है, बस थोड़ा गर्म है। मगर अगले ही दिन उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने उस पर काला जादू कर दिया है। दानवी हंसते हुए समझाती है कि ये कोई जादू नहीं, सिर्फ बदहजमी है। राजा के चेहरे पर उलझन देखकर वो उसे इंसानी शरीर के बारे में समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि आंतें क्या होती हैं, पेट कैसे काम करता है और यहाँ तक कि दिल कैसे धड़कता है। दानवी राजा से कहती है, अपना हाथ अपने सीने पर रखो और अपने दिल की धड़कन महसूस करो, लेकिन राजा सिर हिलाकर कहता है, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। दानवी मुस्कुराते हुए कहती है, जब तुम्हें अपने सच्चे प्यार से मुलाकात होगी तब तुम्हें इसकी धड़कन खुद महसूस होगी। दानवी की इतनी ज्यादा जानकारी देखकर राजा बहुत प्रभावित हो जाता है। वो कहता है, तुम मेरे जितना सोचता था उससे भी कहीं ज्यादा काम की निकली। इसके बाद वो दानवी को शाही अस्पताल ले जाता है और वहाँ के राजवैद्यों से कहता है कि वो उन्हें इंसानी शरीर और उसके काम करने का तरीका समझाए। सिर्फ इतना ही नहीं, दानवी राजा को खेती बाड़ी के नए तरीके भी सिखाती है। उसकी सलाह की वजह से जोसॉन में धीरे धीरे मेडिकल और खेती दोनों में काफी सुधार होने लगता है। राजा इतना खुश होता है कि वो सबको इनाम में एक एक कीमती संतरा देता है। वो एक संतरा उठाकर दानवी को भी दे देता है, लेकिन राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दानवी उसी वक्त संतरा छीलकर खाने लगती है। राजा गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें मेरे तोहफे की कोई कदर ही नहीं है। इतना कीमती फल कम से कम 3 दिन तक संभाल कर रखा जाता है। दानवी हंसते हुए जवाब देती है, अरे
ये तो बस एक संतरा है, इसे लेकर इतना सीरियस मत बनो। सज्जा के तौर पर राजा उसे महल के आंगन में ले जाता है और बिना रुके गेंद उठाने का काम दे देता है। दानवी बड़बड़ाते हुए कहती है, रात के समय बॉल गेम, ये भी कोई सजा है? राजा नाराज होकर कहता है, इतना कीमती संतरा था और तुमने मुझे उसका एक टुकड़ा तक नहीं चखने दिया। दानवी उसे कंजूस कहकर चिढ़ाती है और जीभ निकालकर उसकी तरफ मुंह बनाती है। इसके बाद दोनों हंसते हंसते साथ में खेलने लगते हैं। शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार राजा खुद को इतना हल्का और सच में खुश महसूस करता है। उस रात राजा दानवी से कहता है कि वो उसे उसके कमरे तक छोड़ देगा, लेकिन खुद वापस जाकर अपने कमरे में बड़े ध्यान से तैयार होने लगता है। उधर इंतजार करते हुए दानवी एक संतरे पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देती है। तभी अचानक राजा की दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसे दानवी की कही हुई बात याद आती है। वो सोच बैठता है कि शायद उसे दानवी से प्यार हो गया है। इसी उलझन की वजह से वो उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए खुद जाने की बजाय एक दरबारी संगीतकार को भेज देता है ताकि वो दानवी को उसके कमरे तक छोड़ आए। अगले दिन रानी राजा का प्यार पाने के लिए अपनी दासी को चुपके से राजा के खाने में एक जादुई प्रेम चूर्ण मिलाने का आदेश देती है। लेकिन पिछली रात दानवी से न मिलने की वजह से राजा पहले ही शर्मिंदा था, इसलिए वो अपना सारा खाना दानवी को दे देता है। फिर भी दानवी का मूड ठीक नहीं होता। उसे नहीं पता था कि पिछली रात राजा दूर खड़े होकर उसे देखता रहा था, लेकिन अपने दिल की बात का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर रानी को पूरा यकीन था कि अब सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होगा। उस रात वो राजा के कमरे में जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन एक बार फिर राजा उसे ठुकरा देता है। इतना ही नहीं, वो खुद उसके कपड़े वापस पहनने में उसकी मदद भी करता है। उसी वक्त नशे जैसी हालत में दानवी लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचती है और सीधे राजा की बाहों में गिर जाती है। ये नजारा देखकर रानी गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि राजा लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में दिलचस्पी रखता है। गुस्से से भरी रानी वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद प्रेमचूर्ण अपना असर दिखाने लगता है। दानवी बिना झिझक राजा से अपने दिल की बात कह देती है। राजा भी अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। वो धीरे धीरे दानवी के करीब आता है और उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल पर खुद को रोक लेता है और धीरे से कहता है, लगता है मैं सच में पागल हो गया हूँ। जब अगली सुबह दानवी की आंख खुलती है तो वो खुद को राजा की बाहों में देखकर बुरी तरह चौंक जाती है, लेकिन राजा उसे कोई सजा नहीं देता, बल्कि एक बार फिर उसे उसके कमरे तक छोड़ने की पेशकश करता है। रास्ते में वो दानवी से कहता है, अगर तुम शाही दरबार में काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें बहुत ऊंचा पद दूंगा और एक शाही घोड़ा भी। लेकिन दानवी मुस्कुराकर मना कर देती है। वो कहती है, जैसे ही यहाँ बारिश होगी मैं अपने समय में वापस चली जाऊंगी। राजा मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से अब मैं सुकून की सांस ले पा रहा हूँ, इसलिए आज से मुझे राजा मत समझना, हम दोनों बराबर हैं दोस्त। ये सुनकर दानवी खुशी खुशी मुस्कुराते चेहरे वाला वो संतरा उसे अपने नए दोस्त के लिए तोहफे में दे देती है। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। कुछ मंत्री दानवी पर रानी का अपमान करने का आरोप लगा देते हैं और उसे कड़ी सजा देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी राजा बीच में आकर उन्हें रोकता है। वो सबको समझाता है कि ये युवा विद्वान ऐसी अनमोल जानकारी रखती है जो पूरे राज्य का भविष्य बदल सकती है। जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो मंत्री एक शर्त रखते हैं, अगर दानवी 2 हफ्तों के अंदर ऐसा यंत्र बना दे जो सूरज की मदद के बिना समय बता सके तो उसे माफ कर दिया जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री भी उसे सलाह देता है कि दानवी का साथ छोड़ देना ही बेहतर होगा। उसका कहना था कि ऐसा यंत्र बनाना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दानवी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अपनी जान बचाने के लिए दानवी राज दरबार के संगीतकार से मदद मांगती है। वो उसके साथ मिलकर पानी से चलने वाली घड़ी बनाने की कोशिश शुरू करती है। दिन रात मेहनत करते हुए वो लगातार पढ़ाई, हिसाब और नए नए प्रयोग करती रहती है। उधर दानवी के बिना राजा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगता है। वो बार बार मुस्कुराते चेहरे वाला वही संतरा देखता रहता है। आखिरकार वो अपनी तड़प रोक नहीं पाता और खुद उससे मिलने चला जाता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राजा पूरे भरोसे के साथ मंत्री से कहता है, मुझे दानवी पर पूरा विश्वास है, वो ये कर सकती है। कुछ देर बाद दानवी की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके कागज पर किसी ने मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये राजा का उसे हिम्मत देने का तरीका है। बस फिर क्या था, वो दोबारा पूरे जोश के साथ अपने काम में लग जाती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी सारी गणनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। दानवी दरवाजे के सामने बने पानी के गड्ढे को ध्यान से देखती है और इस बार उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में उसके अपने समय में वापस जाने का रास्ता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि खुश होने की बजाय उसका दिल वहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। उधर राजा को भी दानवी की कही हुई बात याद आ जाती है, जैसे ही बारिश होगी मैं अपने समय में वापस चली जाऊंगी। ये याद आते ही राजा सारे शाही नियम भूलकर तेज बारिश में उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि दानवी पानी वाली घड़ी के सामने खड़ी रो रही है। उसे लगता है कि शायद उसका बनाया हुआ यंत्र कामयाब नहीं हुआ। राजा धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देता है और कहता है, मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं भी हार गया। इसके बाद वो दानवी को अपने सीने से लगा लेता है। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि दानवी अभी तक उसे छोड़कर नहीं गई थी। थोड़ी देर बाद राजा गंभीर होकर कहता है, अब तुम्हें तुरंत नाव लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन दानवी साफ मना कर देती
देती है। वो कहती है, मैं पूरी जिंदगी हर मुश्किल से भागती रही हूँ, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं आखिर तक डटी रहूंगी। उसी वक्त राज दरबार का संगीतकार वहाँ पहुँच जाता है और दानवी को अपने साथ एक सुनसान जंगल में ले जाता है, लेकिन अचानक वो अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। असल में वही मंत्री का भेजा हुआ जासूस था, जिसका काम इस रहस्यमयी विद्वान को मारना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि दानवी सच में भविष्य से आई है। इतना ही नहीं, उसे शुरू से पता था कि दानवी एक लड़की है, लेकिन एक अच्छे इंसान होने की वजह से उसने ये राज कभी किसी को नहीं बताया। दानवी उसे समझाती है कि उसका किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था, असल में ये काम सिर्फ लड़कों के लिए था, इसलिए उसके पास लड़के का भेष बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर मंत्री राजा पर दबाव डालता है कि दानवी ने जो कुछ भी सिखाया है उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उसे डर था कि ये नया ज्ञान उसकी सत्ता के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन राजा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो तुरंत महल से निकलकर दानवी को ढूंढने दौड़ पड़ता है। उधर रानी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो चुपके से राजा के कमरे में जाती है और वहाँ मुस्कुराते चेहरे वाला संतरा देखती है। राजा और दानवी के बीच बिताए हुए पल याद करते ही उसे अचानक समझ आ जाता है कि दानवी दरअसल एक लड़की है। उधर जंगल में कुछ हत्यारे दानवी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। संगीतकार उससे कहता है, तुम पहले भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। दानवी उसे अपनी छोटी सी यूटिलिटी नाइफ दे देती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। उसी नाइफ की मदद से वो किसी तरह मौत के मुंह से बच निकलता है। दूसरी तरफ दानवी घबराए हुए घोड़े को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसे गंगनम स्टाइल का घोड़े वाला डांस याद आ जाता है। उसी की लय की नकल करते हुए वो किसी तरह घोड़े को शांत कर लेती है। कुछ दूर जाकर रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। दानवी समझ नहीं पाती कि किस तरफ जाए। तभी उसे राजा की कही हुई बात याद आती है। जोसॉन में समय का अंदाजा सूरज से लगाया जाता है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, कंपास और सूरज की दिशा की मदद से सही रास्ता पहचान लेती है और आखिरकार समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। उधर रानी को पता चलता है कि संगीतकार दानवी के साथ भाग गया है। वो बिना समय गंवाए खुद पैदल ही उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। तेज चलने के लिए वो अपना भारी सिर का मुकुट उतारकर फेंक देती है। लंबा सफर तय करते करते उसके पैरों से खून तक निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो संगीतकार को सुरक्षित देखती है तभी जाकर राहत की सांस लेती है। तब पता चलता है कि रानी और वो संगीतकार बचपन के दोस्त थे। रानी ने अपनी मर्जी से राजा से शादी नहीं की थी, उसके पिता ने जबरदस्ती उससे राजा से शादी करवाई थी। अब आखिरकार रानी अपने दिल की सच्ची भावनाओं का सामना करती है। उधर समुद्र किनारे दानवी डूबते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देख रही होती है। तभी राजा घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँच जाता है। वो दानवी को अपने करीब खींचता है और उसे गहराई से किस करता है, फिर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उस रात दानवी राजा को बताती है कि वो भविष्य से यहाँ कैसे आई थी। अपनी बात साबित करने के लिए वो उसे अपने मोबाइल में रखा तारों का नक्शा दिखाती है, लेकिन तभी मोबाइल की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोनों आसमान में फैले अनगिनत तारों को देखते हैं। दानवी उदास होकर कहती है, भविष्य में तो इतने तारे दिखाई ही नहीं देते। राजा मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम रुक कर ध्यान से देखो तो सारे तारे आज भी वही हैं, वो कभी कहीं नहीं गए। कुछ देर की खामोशी के बाद राजा दानवी की हथेली पर लव लिख देता है। जवाब में दानवी उसे लव लिखा हुआ एक चॉकलेट देती है। राजा कहता है, मैं एक नई और आसान लिखाई बनाना चाहता हूँ, जिसे सिर्फ अमीर या बड़े लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी आसानी से सीख सकें। ये सुनते ही दानवी को अचानक कुछ याद आता है। वो अपनी जेब से एक नोट निकालती है। जैसे ही वो नोट पर छपी तस्वीर देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उस पर छपी तस्वीर राजा की ही थी। खुशी से वो तुरंत बोल पड़ती है, तुम जरूर कामयाब होगे। लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ जाती है, क्या मुझे इनका ऑटोग्राफ मांग लेना चाहिए? उधर राजा चॉकलेट का एक टुकड़ा खाता है और उसके स्वाद की जमकर तारीफ करता है। दानवी उसे अपने और स्नैक्स देना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सारे स्नैक्स उसकी माँ ने उसके बैग में रखे थे। माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आती हैं। राजा तुरंत पूछता है, क्या हुआ? दानवी धीरे से कहती है, ये मेरे बचपन के सबसे पसंदीदा स्नैक्स थे। राजा खुद को इसका जिम्मेदार समझने लगता है। वो अजीब से अंदाज में दानवी को किस कर देता है, जैसे वो अपनी मिठास उसके साथ बांटना चाहता हो। अगली सुबह दानवी नदी किनारे मुंह धो रही होती है। तभी उसकी नजर पानी में जमी हुई काई पर पड़ती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इसी काई की वजह से पानी का बहाव धीमा हो गया था और इसी कारण उसकी पानी वाली घड़ी सही तरह काम नहीं कर पाई थी। वो भागते हुए महल लौटती है, अपने डिजाइन में बदलाव करती है और आखिरकार पानी वाली घड़ी को पूरी तरह सफल बना देती है। राजा तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वो ऐलान करता है कि दानवी को माफ किया जाता है और उसे शाही दरबार में एक आधिकारिक पद भी दिया जाएगा। लेकिन मंत्री गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उनका कहना था कि दानवी को या तो राज्य से निकाल देना चाहिए या फिर उसे मौत की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन राजा अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, वो छिपकर दानवी से मैथ्स और भूगोल भी सीखता रहता है। उधर उसी दिन दानवी शाही रसोई में जाती है। वहाँ वो देखती है कि रानी चुपके से एक कोने में खाना खा रही है। असल में रानी के पिता उसे ज्यादा खाने से रोकते थे। उन्हें डर था कि अगर रानी का वजन बढ़ गया तो राजा उसे पसंद करना बंद कर देगा। ये सुनकर दानवी को उस पर तरस आ जाता है। वो रानी के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाती है और उसके साथ बैठकर खाने लगती है। रानी जैसे ही पहला निवाला खाती है, उसे उसका तीखा और शानदार स्वाद इतना पसंद आता है कि वो तुरंत उसकी दीवानी हो जाती है। धीरे धीरे रानी भी दानवी पर भरोसा करने लगती है, यहाँ
तक कि वो अपने बनाए हुए ड्रेस के डिजाइन भी उसे दिखाती है। रानी कहती है, मैं इसे तारों की रोशनी जैसा रंग देना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। ये सुनते ही दानवी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो डिजाइन में थोड़ा बदलाव करती है और उसे रात के आसमान की तरफ उठाकर दिखाती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे वो ड्रेस तारों की तरह चमकने लगी हो। रानी उस अनोखे डिजाइन को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो क्वीन डाउजर से दानवी को इनाम देने की भी सिफारिश करती है। उधर दानवी पहली बार इस पुराने जमाने में अच्छे से नहाती है। फिर उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाई जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक दासी उसे बताती है, आज रात तुम्हें राजा के साथ रहना होगा। असल में क्वीन डाउजर ने दानवी को आधिकारिक तौर पर राजा की उपपत्नी घोषित कर दिया था। ये सुनते ही दानवी बुरी तरह घबरा जाती है। वो भागकर महल के एक सुनसान हिस्से में जाकर छिप जाती है, लेकिन कुछ ही देर में राजा उसे ढूंढ लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। दानवी छूटने की कोशिश करते हुए रोने लगती है और कहती है, तुमने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं और मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। राजा हंसते हुए कहता है, अगर तुम सच में 19 साल की हो तो हमारे जमाने में अब तक तुम्हारे 3 बच्चे हो चुके होते। फिर वो दानवी के करीब आकर धीरे से कहता है, मुझे शुरू से पता था कि तुम एक लड़की हो। असल में जिस दिन वो दानवी को उसके कमरे तक छोड़ने गया था, उसी दिन उसने एक लड़के को उसे नूना कहकर बुलाते हुए सुन लिया था, लेकिन उसने ये बात कभी जाहिर नहीं की क्योंकि वो दानवी के और करीब रहना चाहता था। फिर भी दानवी उससे थोड़ा दूर ही रहती है। तब राजा उसे प्यार से समझाता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। फिर वो बताता है कि उसकी माँ बहुत जिद्दी है, इसलिए फिलहाल यहीं छिपकर रहना दानवी के लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। जाने से पहले राजा खुद को रोक नहीं पाता और मुस्कुराकर कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस रात दोनों में से किसी की भी आंखों में नींद नहीं आती। अंधेरे में राजा धीरे से कहता है, अगली बार जब बारिश हो तो मत जाना। वो मान लेता है कि शुरुआत में उसने दानवी से सिर्फ इसलिए मदद मांगी थी ताकि वो अपना राज्य अच्छे से चला सके और अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन अब इन सब बातों का उसके लिए कोई मतलब नहीं रहा। अब वो बस इतना चाहता है कि दानवी हमेशा उसके साथ रहे। ये सुनकर दानवी का दिल पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन राज दरबार का संगीतकार दानवी से पूछता है, क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? दानवी कहती है, मुझे डर है कि कहीं मैं इतिहास बदल ना दूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी माँ और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की भी बहुत याद आती है। अब तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिल आखिर चाहता क्या है। इतना कहकर वो अकेली एक कोने में बैठ जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। कुछ देर बाद रानी वहाँ आती है और कहती है, कोई तुमसे मिलना चाहता है। जब दानवी वहाँ पहुँचती है तो सामने क्वीन डाउजर खड़ी होती है। उन्हें देखते ही दानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि क्वीन डाउजर बिल्कुल उसकी असली माँ जैसी दिखती थी। दानवी की हालत देखकर क्वीन डाउजर प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और उसे दिलासा देने लगती है। उस रात दानवी राजा के नए खगोलीय यंत्र को देखने जाती है। ये वही यंत्र था जिसे बनाने में उसने खुद राजा की मदद की थी। ये तारीख और महीनों का सही हिसाब रख सकता था। इसके बाद राजा उसे अपने स्टडी रूम में ले जाता है। वहाँ वो उसे अपनी एक और सबसे बड़ी खोज दिखाता है, एक बिल्कुल नई लिखाई जिसमें कुल 28 अक्षर थे। राजा कहता है, मैं चाहता हूँ कि पढ़ना लिखना हर इंसान के लिए आसान हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। अगर सीखना चाहे तो सीख सके। ये देखकर दानवी पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि वो इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। तभी राजा एक हेयर पिन निकालता है और बड़े प्यार से उसे दानवी के बालों में लगा देता है। ये उनके विवाह का प्रतीक था। फिर वो दानवी से कहता है, मेरे साथ यहीं रह जाओ और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। दानवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मेरी माँ अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। राजा प्यार से जवाब देता है, तो पहले उनसे मिलाओ, फिर वापस आ जाना, या फिर हम तीनों यहीं साथ रह लेंगे। लेकिन दानवी धीरे से सिर हिला देती है। फिर वो अपने बालों से हेयर पिन निकालकर राजा को वापस दे देती है। ये देखकर राजा का सब्र टूट जाता है। वो बस इतना कहता है, जो तुम्हारा दिल कहे वही करना। इतना कहकर वो टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चला जाता है और दानवी अकेली खड़ी रह जाती है। तभी अचानक एक हत्यारा पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देता है और उसके पेट में छुरा घोंप देता है। इतना ही नहीं, पूरा स्टडी रूम देखते ही देखते आग की लपटों में घिर जाता है। आधी बेहोशी की हालत में भी दानवी उस हेयर पिन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहती है। उधर जैसे ही रानी को अपने पिता की साजिश का पता चलता है, वो सबकी बातों को नजरअंदाज करके राजा को चेतावनी देने दौड़ पड़ती है। राजा अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए कमरे के अंदर घुस जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि अगर दानवी उसके साथ रही तो उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। अगले दिन राजा गुस्से में संगीतकार को डांटता है। वो कहता है, कल रात वो हत्यारा आखिर गायब कैसे हो गया? तभी अचानक राजा मंत्री का हाथ पकड़ लेता है और जोर से कहता है, क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि छुरा चलाने के बाद हाथ अच्छी तरह साफ किए जाते हैं? फिर वो दानवी की तरफ मुड़कर पूछता है, कल रात तुमने इसी आदमी की आवाज सुनी थी, है ना? दानवी चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कह देती है। असल में दानवी के बैग में रखी हिस्ट्री की किताब ने छुरे का घातक वार रोक लिया था और हमले के दौरान उसने हत्यारे की आवाज भी साफ साफ सुन ली थी। राजा यकीन ही नहीं कर पाता कि उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री ऐसा भी कर सकता है। मंत्री घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी सफाई देते हुए कहता है, अगर ये नई लिखाई पूरे देश में फैल गई तो युवा लोग अपने विचार खुद सोचेंगे, उन्हें खुलकर लिखेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। फिर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं बचेगी और पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, राजा अपना फैसला
फैसला बदलने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं एक अनजान भविष्य के डर से आज का अपना मिशन कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा की ये बात सुनकर सभी मंत्री अपनी गलती समझ जाते हैं। वो एक एक करके घुटनों के बल बैठ जाते हैं और राजा से अपने लिए मौत की सजा मांगने लगते हैं। इसके बाद दानवी अपनी हिस्ट्री की किताब राजा को दे देती है। वो कहती है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। राजा किताब देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि आग में सब कुछ जल चुका होगा, लेकिन ये किताब अब भी सुरक्षित थी। उसी पल उसे पहली बार पूरी तरह यकीन हो जाता है कि दानवी सच में भविष्य से आई है। दानवी मुस्कुराकर पूरे देश की जनता की तरफ से राजा का धन्यवाद करती है। राजा एक लंबी सांस लेकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इससे मेरा सपना पूरा हो पाएगा। फिर वो दानवी की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, मेरा असली सपना तो तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ दुखी नहीं देख सकता। उसी वक्त आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। दानवी सबसे पहले अपने दोस्तों से विदा लेती है। इसके बाद राजा खुद उसे छोड़ने के लिए उसके साथ चलता है। वो दोनों चलते चलते उस जगह तक पहुंचते हैं जहां आगे सिर्फ समुद्र था। वहीं दोनों अपनी आखिरी खूबसूरत याद साथ बिताते हैं। राजा दानवी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे प्यार से किस करता है, फिर भारी दिल से उसे जाने देता है, लेकिन मन ही मन एक वादा करता है कि चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वो एक दिन उसे फिर से जरूर ढूंढ निकालेगा। कुछ ही पल बाद दानवी पार्क के उसी छोटे से पानी के गड्ढे से बाहर निकलती है। वो वापस अपने आधुनिक समय में आ चुकी थी। चारों तरफ नजर दौड़ाकर उसे एहसास होता है कि यहाँ तो सिर्फ कुछ ही सेकंड बीते थे। ये समझते ही वो भागते हुए एग्जाम हॉल पहुंच जाती है। टीचर अभी भी वहीं खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अभी अभी शुरू हुआ था। हिस्ट्री के पेपर का पहला सवाल पढ़ते ही दानवी ठिठक जाती है। सवाल था, राजा सेजोंग की खोजों में उनकी मदद किसने की थी। बेस सवाल का जवाब वही नाम था जो कभी राजा ने खुद दानवी को दिया था, जंग योंग सिल। तभी दानवी को पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं था, वो सचमुच इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी थी। घर पहुंचते ही दानवी दौड़कर अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। इस पूरे सफर ने उसे सिखा दिया था कि अपने आसपास के लोगों और अपनी मौजूदा जिंदगी की कदर कैसे की जाती है। लेकिन इसके बाद भी जब भी उसकी नजर किसी पानी के गड्ढे पर पड़ती, उसे उस राजा की याद जरूर आ जाती। एक दिन वो बस से उतरती है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी वक्त कोई उसके सिर पर छाता कर देता है। दानवी पलट कर देखती है, भी तो सामने खड़ा लड़का बिल्कुल उसी राजा जैसा दिख रहा था।